हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के छठे अध्याय का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए हम इसके आगे अब पढ़ते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। यह जो है एक नोट के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जल जो है वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। अग्निशामक का अर्थ होता है जो पदार्थ आग को बुझा देता है, उसे अग्निशामक कहते हैं। तो जल जो है सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर लगा हो आग और उसे बुझाना हो तो सबसे पहला जो प्राथमिकता होता है वह हम जल को ही देते हैं। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी विद्युत द्वारा आग लगा हो तो उसमें हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जल जो है वो विद्युत का चालन कर सकता है और उससे हमें हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। तो क्यों उचित नहीं होता? क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? हाँ, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे कि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है और तेल जल के ऊपर तैरता रहता है। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। प्रश्न आएगा कि CO2 ऑक्सीजन से भारी है या हल्का है? हमारा उत्तर होगा CO2 ऑक्सीजन से भारी है और इसी के कारण यह आग को कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। यदि हम आग को जल से बुझाते हैं तो जल हमारे उपकरणों के अंदर चला जाएगा और उसे खराब कर देगा, लेकिन जब हम CO2 से बुझाते हैं किसी भी आग को तो CO2 एक गैस होता है और यह किसी भी उपकरण के अंदर जाने से भी उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो CO2 को हम भंडारित करके रखते हैं सिलेंडरों में। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? तो हमारे घरों में जो LPG आती है वो लाल कलर के सिलेंडर में आती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है और जब आग लगता है तो इस सिलेंडर के नोब को हम ऑन कर देते हैं और अधिक तेजी मात्रा से इससे CO2 बाहर निकलता है और पूरे घरों में जहाँ पर आग लगी रहती है वहाँ फैल जाता है और आग को बुझाने में मदद करता है। यहाँ पर है यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। मतलब यह ठंडा होने के कारण ईंधन का जो ताप होता है जिसमें वो जलता है जिस तापमान पर, उसे भी वह कम कर देता है CO2। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। अगर हमारे घरों में आग लग गया है मान लीजिए और उसे तत्काल हमें बुझाना है, ना ही हमारे पास पानी है और ना ही कुछ और है, अगर हमारे घरों में बेकिंग सोडा है जिसे हम खाते हैं, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट रखा हुआ है, तो अगर हम इसका छिड़काव करेंगे, इसके पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव कर देंगे आग पर, तो उससे भी CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा और आग पर नियंत्रण हम पा लेंगे। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। चलिए अब पढ़ते हैं हम दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी है, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता को सहयोग के लिए कहिए। गैस स्टोव को की घुंडी अर्थात नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? तो जैसे ही हम गैस स्टोव की नॉब को घुमाएंगे तो माचिस का अगर तिल्ली अगर आग पकड़े हुए है तो फिर हमारा गैस स्टोव में भी आग उत्पन्न हो जाएगा। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो प्रश्न आएगा कि तीव्र दहन किसे कहते हैं? तो जब गैस तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। फिर है यहाँ पर फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। मतलब फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ कमरे में रखे रहने पर ही अपने आप स्वतः ही क्या होता है? जलने लगता है।
इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। तो यही बात है कि जब कोई भी किसी भी प्रकार का दहन जिसमें कोई भी पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण मतलब बिना किसी कारण के ही वह अचानक लपटों के साथ जलने लगता है। जैसे यहाँ पर फास्फोरस के साथ हुआ था। फास्फोरस को अगर हम कमरे में रख दिए तो उसमें ना तो हम आग लगाएं ना तो हम उसे उष्मा के पास ले गए, वह स्वतः ही वायु में आते ही वायु के संपर्क में आते ही जलने लगा। तो इसी प्रकार के दहन को हम क्या बोलते हैं? स्वतः दहन। नोट है, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। मतलब कोयले की खान में क्या होता है, तो कोयले के जो धूल होता है उसमें स्वतः दहन उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण से पूरे कोयले की खान में आग लग जाती है। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतम मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंपफायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग का पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से उष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। तो जब भी हम घरों में आतिशबाजी का मतलब पटाखे को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक आकस्मिक अभिक्रिया होता है, मतलब तीव्र अभिक्रिया होता है और उससे क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और तेज ध्वनि भी उत्पन्न होता है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलता है और उससे अभिक्रिया होता है और जिससे बहुत सारा गैस भी निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम विस्फोट कहते हैं। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो विस्फोट क्या है? तो वह विस्फोट क्या है? तो जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होता है, उससे उष्मा और प्रकाश और ध्वनि तीनों पैदा होता है और अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में क्या निकलता है? गैस निकलता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम विस्फोट कहते हैं। फिर है ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? तो एलपीजी ज्वाला जो हमारे घरों में जलता है उसका रंग नीला कलर का होता है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? मोमबत्ती के ज्वाला का रंग पीला होता है। कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लीजिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता है। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ज्वाला देता है। मोमबत्ती है, यहाँ पर मोमबत्ती को जलाएंगे तो ज्वाला देता है। मैग्नीशियम को जलाने पर भी ज्वाला निकलता है। कपूर को जलाएंगे तो हल्की मात्रा में इसमें भी ज्वाला निकलेगा, इससे धुआं ज़्यादा निकलता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, तो मिट्टी के तेल वाला स्टोव को भी जलाएंगे तो भी ज्वाला देगा। लकड़ी का कोयला अगर हम जलाएंगे तो उसमें भी ज्वाला देगा और उसमें ज़्यादा उष्मा भी निकलेगा। मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग, मोमबत्ती पीले कलर का ज्वाला देता है जबकि स्टोव नीले कलर का। मिट्टी के तेल के लैंप यह है, मोमबत्ती यह है और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं, यह नीले कलर का, यह बर्नर से निकलता है ज्वाला। फिर 6.5 ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले एक पतली नली लेना है, खोखली है यह, इसे संडासी के द्वारा हम पकड़ेंगे और जहाँ पर मोमबत्ती का लौ है उस लौ में इसको हम ले जा करके इसमें टच करेंगे और टच करने के कारण से क्या होगा, यहाँ से जो उष्मा आएगा वो धीरे धीरे इस नली से होते हुए भी गुजरेगा हल्का हल्का मात्रा में और यह जो उष्मा होगा वह गैस के रूप में होगा। अब आगे पढ़ते हैं। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। अब यहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक मात्रा में यह ज्वाला उत्पन्न होने लगेगा। यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। तो यहाँ पर यह देखिए, यह मोमबत्ती है और यहाँ पर जो बत्ती है इसके जस्ट नीचे हमेशा यहाँ पर पिघला हुआ हमें मोमबत्ती प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्वाला के कारण, उष्मा के कारण यह मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलते रहता है और यही मोमबत्ती पिघल करके इस बत्ती में जाता है ऊपर
और ऊपर जाकर के यह जल उठता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, तो वाष्पित होते हैं इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मोमबत्ती है वो भी वाष्प ही हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर क्या है, आग है, और वाष्प होने के कारण ये ऊपर उठता है और आग से यह जल उठता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए, आकृति 6.11। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, इसे हम कांच के प्लेट को अगर यहाँ पर रखेंगे संडासी से पकड़ करके, तो क्या होगा, यहाँ पर एक काले कलर का धब्बा बन जाएगा। कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो यह जो काला कलर का एक धब्बा बन गया, यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि यह बिना जले कार्बन कणों का जमाव है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। तो यह तांबे का तार है और यह ज्वाला क्षेत्र है, मतलब अग्नि है, इसी में हम इसे टच करा करके रखेंगे पकड़े हुए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ रक्त तप्त का मतलब, रक्त मतलब विज्ञान में हम लाल बोलते हैं रक्त को, और तप्त मतलब गर्म को बोलते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो तार है वह लाल हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? हाँ, यह जो ज्वाला है उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वह बहुत अधिक गर्म होता है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। जी हाँ, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग जो होता है वही अधिक गर्म होता है। तो यहाँ पर हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र को समझेंगे। यह मोमबत्ती है, सबसे गर्म, सबसे कम गर्म यहाँ पर होता है, मतलब जहाँ पर मोमबत्ती जलता है, जहाँ पर बत्ती होता है वहाँ सबसे कम गर्म होता है। और यहाँ बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। यहाँ पर ये जो मोमबत्ती है वो हल्का काला दिखेगा, यही तो है हमारा, यहीं से तो ऊष्मा निकलता है सभी। उसके बाद है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, मतलब यह जो मध्य भाग बीच का भाग है वो हल्का पीला दिखेगा। यह मध्य भाग जो है वो कम गर्म रहता है। उसके बाद पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, और यह जो हल्का हल्का नीला कलर से यह दिखाया गया यह बाहरी क्षेत्र है, और बाहरी जो है वो सबसे, बाह्य क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है। तो यह सबसे गर्म भाग है। तो हमने क्या सीखा? तो सबसे नीचे अंदर में कम गर्म, बीच में पीला जो दिखता है वो मध्यम गर्म, उसके बाद जो बाहर का जो क्षेत्र है, सबसे बाहर का क्षेत्र, वह सबसे अधिक गर्म होता है। अब है ईंधन क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा वाली ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? लकड़ी है, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ही ईंधन है। तो ईंधन किसे कहते हैं? तो घरेलू मतलब घरों में, और औद्योगिक उद्योग धंधों में जो उपयोग में हम लाते हैं ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, मतलब जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, और उन सभी स्रोतों को हम क्या बोलते हैं? ईंधन। जैसे क्या है? लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है आदि। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, मतलब अच्छे ईंधन का खासियत क्या है? जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। इसका मतलब अवांछनीय पदार्थ का मतलब है कि जलने के बाद वह पूर्ण दहन हो जाता है। जैसे हम कोयले को अगर जलाते हैं तो कोयला के जलने के बाद सफ़ेद कलर का राख बचा रहता है, तो उसे ही हम अवांछनीय पदार्थ कहते हैं। तो जो ईंधन अच्छा ईंधन होगा वह जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ेगा।
संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। तो ठोस ईंधन कोयला है, लकड़ी है, द्रव ईंधन पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन तेल है, अर्थात उसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। और गैसीय ईंधन एलपीजी है, सीएनजी है। तो इसे हमें सारणी बनाकर वर्गीकृत करना है। अब है ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा सबसे अधिक हम चुनेंगे, क्या चीज़? तो वह है एलपीजी गैस। क्यों? क्योंकि एलपीजी जो है वो जलने के बाद कोई भी अवांछनीय पदार्थ भी नहीं छोड़ता, अधिक ऊष्मा भी देता है और आसानी से जलता भी है। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? जी नहीं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। हाँ, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मीय मान क्या है? तो जब हम किसी भी ईंधन को 1 किलोग्राम लेकर उसे पूरी तरह से जला देते हैं और जलाने के उपरांत जितना ऊष्मा प्राप्त होता है, हमें जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम अर्थात केजे बाई केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? मात्रक क्या है इसका? किलोजूल प्रति किलोग्राम। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। तो 6.3 इसे हम बांट चुके थे, कोयला, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब द्रव, ठोस, द्रव और गैस में। अब यहाँ पर 6.4 में है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। कितना कितना है? गोबर के उपले 6000 से 8000 किलोजूल प्रति किलोग्राम, लकड़ी में 17000 से 22000, कोयला में 25000 से 33000, पेट्रोल में 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी जो हमारे घरों में आता है वही है एलपीजी 55000, जैव गैस 35000 से 40000, हाइड्रोजन अगर 1 किलो हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 1,50,000 किलो जूल किलोग्राम प्रति किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन, इसीलिए बमों आदि बनाने में हाइड्रोजन को उपयोग में लिया जाता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। अब है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ईंधन जब जलता है तो उससे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला है, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो जब हम लकड़ी, कोयले और पेट्रोल को जलाते हैं तो इसका जो है वो कार्बन ईंधन जो है वो बिना जले कार्बन कण को छोड़ देते हैं और यही सूक्ष्म कण खतरनाक होते हैं और इससे क्या फैलता है? दमा हो सकता है, श्वास रोग हो सकता है इत्यादि। यहाँ एक नोट है, सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन की कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। तो जब हम वृक्षों को काट करके ईंधन उसे बना लेते हैं तो हमें उससे और अधिक वस्तुएं जो प्राप्त होनी चाहिए, जैसे फल फूल, जड़ी बूटियाँ, तो वो समय प्राप्त नहीं होती है और इससे वनोन्मूलन भी होता है, मतलब वनों की कटाई भी होता है, तो जो कि ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए और पर्यावरण के लिए हानिप्रद भी है। फिर दूसरा है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है।
मतलब जब हम कोयले इत्यादि को जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। मतलब अगर बंद कमरे में हम अगर कोयला को जलाकर छोड़ देते हैं तो वह बहुत खतरनाक होगा। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है अगर वे किसी कमरे में सो रहे हैं और वहाँ पर कोयला को जला दिए हम। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। जी हाँ। फिर तीसरा है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे नोट के रूप में। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अर्थात जब पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है तो हम उसे विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। मतलब जब वातावरण गर्म हो जाएगा तो हिमनद, बड़े बड़े जो बर्फ के चट्टान है वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे और जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। और जब बर्फ पिघलेंगे तो बर्फ जो है वो पानी के रूप में समुद्र में मिलते जाएंगे और समुद्र का स्तर भी बढ़ता जाएगा। और समुद्र का स्तर जब जल से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर पानी ऊपर तक चला आएगा और बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं और ऐसा भी संभव है कि वहाँ से कभी पानी नीचे जाए ही नहीं और वह जो क्षेत्र है वो हमेशा के लिए जल से ही ढक जाए। फिर चौथा है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। मतलब कोयला जब जलता है, डीजल जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब पेट्रोल इंजन जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड बनाकर छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। तो जब यही सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, वर्षा जल में कैसे घुलते हैं, तो यह वातावरण में रहते हैं, वातावरण में धीरे धीरे ऊपर आकाश में चले जाते हैं और आसमान में जब बादलों से इनका संपर्क होता है तो वह उन्हीं बादलों में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। और जब वही बादल से जब वर्षा होती है तो उस वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और जिसका नुकसान क्या है, तो जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो फसलों को खराब कर देती है, भवनों को भी यह संक्षारित करती है, ऊपरी परत को संक्षारित कर देगी और मृदा में उसे अम्लीय कर देगी, जिससे कि हमारा जो फसल है वो अधिक उत्पादन नहीं हो पाएगा फिर उससे। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी क्या है, एक अच्छा ईंधन माना गया है और स्वच्छ ईंधन भी माना गया है। चलिए, तो इस तरह से हमारा पाठ खत्म हो जाता है, छठा पाठ भी। इसका क्वेश्चन आंसर और संक्षिप्त जो नोट हम बनाते हैं वह उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, इसके नोट्स वाले प्लेलिस्ट में। तो मैंने क्या किया है कि सभी पाठ का रीडिंग पहले किया है, रीडिंग करने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और नोट्स को प्रश्न उत्तर के रूप में भी मैंने डाल रखा है। और इसके जो सिर्फ प्रश्न है, जैसे ये पाठ का प्रश्न, उसे मैंने अलग से इसका वीडियो बना दिया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो जिसे यह सिर्फ अभ्यास का प्रश्न करना है वो अभ्यास वाले प्रश्न वाले वीडियो को देखेंगे, और जिन्हें नोट्स को भी पढ़ना है और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को भी देखना है तो उसे उस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। और जिन्हें सिर्फ पढ़ना है कि पाठ में क्या दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं हम 7वें अध्याय में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।